15 कॉल्स करते थे, 15 में से एक लग जाती थी। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास फिर लास्ट पे जो है उनको चावल भी नहीं था, तो वो रोटियों से गुजारा कर रहे थे। आप मान लिए बहुत अच्छे वक्त पे निकल आए। अच्छा, अभी आपकी किसी आपके दोस्त या किसी रिश्तेदार से बात हो रही है जो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं? हाँ, 28 तक तो बिल्कुल ठीक से बात हो रही थी, क्योंकि वहाँ VPN वगैरह लगा के बच्चे इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। तेहरान में बच्चे थे, उनको जो है एक दूसरी सेफर साइड में लिया गया है जिसको कुम बोलते हैं। माइग्रेशन की इजाज़त दें तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा इस कंट्री को दोबारा ऑप्ट करेगा। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं आपके अब? मेरे पेरेंट्स एक हिसाब से इसलिए भी थोड़ी खुश है कि मैं उनके दरमियान हूँ। तो इस बार एम्बेसी दे शोन देयर प्रोग्रेस, और इस बार आई में से कि उन्होंने आउट ऑफ देयर वेज जाके काम किया, बहुत 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 ज़्यादा। ਦਾਨ ਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ US ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रहना पिया। तो मेरा पहला सवाल फैज़न आपसे है कि आप कितने टाइम से ईरान में थे और क्या करते थे वहाँ पर, कौन सी पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर? जी, मेरा नाम फैज़ान नबी है और मैं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ईरान यूनिट का कोऑर्डिनेटर हूँ। और मुझे 1 साल हुआ ईरान में, मेरा दूसरा साल चल रहा है और मैं किरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, MBBS की। तो वहाँ पर जब हालात बदले, जब हमला हुआ, अटैक हुआ इज़राइल US की तरफ से, तब आप कहाँ पर स्टे कर रहे थे? आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सा था? तो वहाँ पर किस तरीके के हालात थे? जी, एक्चुअली जो हालात ख़राब होने शुरू हुए वो तो दिसंबर के करीब, जनवरी में हुए, दिसंबर एंडिंग और जनवरी स्टार्टिंग में हुए। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि कोई इंटरनेशनली हालात ख़राब थे, और उनके अपने मसले मसाइल थे जो इंटरनल थे विद इन द टेरिटरी ऑफ ईरान। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई हो रही थी और बाकी चीज़ें थी, तो वो उस पे जो है ईरानी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसके बाद तब तक तो बिल्कुल हमें कोई खदशा नहीं था कि यहाँ कोई जंग होने वाला है या कुछ भी होगा। वो तकरीबन 10-12 दिन चले, लेकिन जो ही वो स्टार्ट हो गए थे जनवरी में, तो फ़ौरन जो है इंटरनेट बंद किया गया और हमारे राब्ते कट गए हमारे घर वालों के साथ, हमारे यारों दोस्तों के साथ यहाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो स्थिति रही वो ये थी कि हमें एक ISD कॉल होता था और वो भी बड़ी मुश्किल से होता था। घर वालों को हम 2 मिनट या 1 मिनट बात कर पाते थे, सिर्फ ये बोलने के लिए कि हम ठीक है, और वो भी बहुत बहुत मुश्किल से होता था। आप ये मान लीजिए कि अगर आप 15 कॉल्स करते थे, 15 में से एक लग जाती थी। तो हमें कोई ऐसा कोई लग भी नहीं रहा था कि जंग वगैरह होने वाला है। लेकिन जब एडवाइजरी पहली जारी की गई इंडियन एम्बेसी की तरफ से, मुझे लगता है वो जनवरी में थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन जनवरी में ही की थी। तो बहुत सारे बच्चे जो है उस टाइम नहीं निकल पाए पहली एडवाइजरी पे। एक तो ये था कि हालात उतने पेचीदा नहीं थे, उतने ख़राब नहीं थे, हमले नहीं हो रहे थे। दूसरा ये था कि वो सीज़न था जो है जनवरी फरवरी का, वो एग्ज़ाम्स का सीज़न होता है ईरान में, तो सब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। लेकिन
फिर क्या हुआ कि इंटरनेट ब्लॉकेट जब बहुत टाइम तक रहा, तो हमने सोचा कि बेहतर ये है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बोले कि यहाँ इंटरनेट पहले ही बंद है। इसका मतलब ये है कि पहले तो हम इंटरनेट के ज़रिए जो भी पढ़ाई के रिलेटेड हेल्प ले सकते थे, वो नहीं ले पाएँगे। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी जो है अप्रोच किया, उन्होंने पहले नहीं माना, लेकिन एम्बेसी के टाइमली इंटरवेंशन से उन्होंने बोल हमें अलाउ किया और हमने फिर अपनी जो है पैकिंग वगैरह करके निकलना शुरू किया। हम्म, तब तक तो कित बिल्कुल हालात ऐसे नहीं थे। हालात तो 28 से एक्चुअली पहला हमला हुआ, 28 फरवरी से। तो आप कब वापस आए और आपके कितने साथी वहां पर अभी भी मौजूद हैं? हाँ, तो क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हालात ऐसे होंगे। लेकिन थोड़ा-सा जब आप व्हेन यू कम बैक फ्रॉम कश्मीर, आप एक कश्मीरी हैं और आपने कुछ ऐसे थोड़े-थोड़े हालात ऐसे देखे हैं, तो आपको और अगर आपने थोड़ा-सा जाँच-पड़ताल की है, थोड़ा देखा है, तो आप कभी-कभी ना सेंस कर पाते हो कि हालात कैसे आउटफ़ोल्ड होंगे। तो वो थोड़ा-सा हमें लग रहा था कि कुछ शायद होने वाला है, लेकिन उसी के साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था कि यूएस और ईरान की जो है बातचीत हो रही थी। हम्म, तो हमें वो एप्रीहेंशन था ही नहीं, क्योंकि ऑन वन साइड आपकी बातचीत हो रही है, तो हमने बिल्कुल इसका तकाज़ा भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो जब दूसरी एडवाइज़री एम्बेसी ने शाया की, वो 23 फरवरी को की थी, और लेकिन हम 23 फरवरी से पहले जो है किरमान से निकल आए थे। किरमान 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है तेहरान से, और जैसे आपको पता है कि इंटरनेट वगैरह नहीं चल रहा था, तो हमने टिकट कराई थी, कश्मीर बेस्ड थी, और वो आईएसडी कॉल से डिटेल ली थी और उसको जो है एक पेन से लिखा था एक पेपर पे, वो डिटेल हम लेके गए थे एयरपोर्ट। तो जब हम रात को ट्रैवल किया हमने ट्रेन में किरमान से लेकर तेहरान तक, और जिस सुबह हम तेहरान पहुंचे उसी रात को हमारी फ्लाइट थी तेहरान से अज़रबैजान और अज़रबैजान से दिल्ली। और जब हम सुबह तेहरान पहुंचे, अब हमें शाम को निकलना था, तो हमने कॉल किया इन अपने एजेंट साहब को जो जिनने हमारी टिकट निकाली थी कश्मीर में। तो हम्म, उन्होंने बोला कि आपकी टिकट जो है कैंसिल हो गई। तो हम हम्म, बहुत डरने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो हम किरमान से भी निकल आए थे, वापस जाने का कोई फायदा नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, हम एक दो दोस्तों के पास रहे, 4-5 लड़के, और फिर हमने दूसरी टिकट जो है बुक की, और वो टिकट थी 24 फरवरी की, और जो फ्लाई दुबई की एयरलाइन थी, तेहरान से दुबई, और फिर दुबई में हम शाम को निकले, दुबई से दिल्ली, और जो है 25 की सुबह जो हम दिल्ली पहुंच गए। यानी कि आपके भारत लौटने के बाद वहां पर ईरान में स्थिति ज़्यादा खराब हो गई? फौरन बाद, तब उससे पहले भी थी, खराब थी। जैसे आपको मैं ये थोड़ी एग्जांपल ये दूं कि जब स्थिति खराब होने लगी, जब कंडीशंस खराब होने लगी, तो पहले ये हुआ कि वहाँ जो हम इंडियन राइस खाते हैं, भारतीय जो चावल होते हैं, हम्म, तो वहाँ एक अलग चीज बिकता है कि इंडियन राइस है, और हम सब लोग वही पसंद करते हैं, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हमें वही अच्छा लगता है। हम्म, वो जो है वो 10 केजी का एक छोटा सा बैग आता है, हम्म, वो हमें तकरीबन 5 इंडियन रुपीस के हिसाब से 400-500 रुपए में आता था। हम्म, लेकिन जो ये हालात खराब होने लगे, एक तो उसकी शॉर्टेज होने लगी, बहुत शॉर्टेज होने लगी, और साथ साथ में वही बैग जो हम 400 रुपए का लाते थे, वो 2000-2500 में बिकने लगा। हम्म, तो हम बहुत परेशान हो गए थे, और बीच-बीच में मैं आपको ये बोलूँ, जो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास फिर लास्ट पे जो है उनको चावल भी नहीं था, तो वो रोटियों से गुज़ारा कर रहे थे। हम्म, हम्म, और हमें उस टाइम लगा था कि सच में कुछ हालात खराब होने वाले हैं, लेकिन जब वो प्रोटेस्ट वगैरह जो इनकी डेमोन्स्ट्रेशंस थी, सड़कों पे निकलना, हड़ताल करना, वो करना, प्रोटेस्ट हम्म। करना, तो 10-12 दिन के बाद खत्म होने लगा, हमें लगा कि सब ठीक होगा। लेकिन फिर भी इंटरनेट नहीं खुला, तो हमें लगा कि नहीं, अगर इंटरनेट नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है। तो हम, आप मान लिए, बहुत अच्छे वक्त पे निकल आए। अच्छा, अभी आपकी किसी आपके दोस्त या किसी रिश्तेदार से बात हो रही है जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं? हाँ, 28 तक तो बिल्कुल ठीक से बात हो रही थी, क्योंकि वहाँ वीपीएन वगैरह लगा के बच्चे इंटरनेट यूज कर रहे थे। 28 को जब ये मामला सामने आया, जब पहली जो है गोलाबारी वहाँ शुरू हो गई,
तो इंटरनेट उसी फौरन बाद बंद किया गया था। मैंने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मेरी जो है एक एसएमएस डिलीवर हो गई वहाँ, नॉर्मल एसएमएस, और उस एसएमएस का मुझे जवाब भी आया कि हम ठीक है। उसके बाद तब से लेके अभी तक, जब से जंग शुरू हुआ, तो मेरी अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग बच्चों से बात हो रही है, और वो सब ठीक है। अभी तो हमें ये पता है कि जो तेहरान में बच्चे थे, उनको जो है एक दूसरी सेफर साइड में लिया गया है, जिसको कुम बोलते हैं। तो उनको कुम लिया गया है, जो तेहरान वाले बच्चे हैं। बाकी अहवाज वहाँ एक स्टेट है, किरमान स्टेट है जहाँ मैं होता हूँ, अरक स्टेट है, उन बच्चों को वहीं रखा गया क्योंकि वो जगह अभी सेफ है। उनको अभी वहीं रखा गया है, लेकिन एम्बेसी उनके कांटेक्ट में है। जो ही उनको लगेगा तो शायद उनको इवैक्यूएट भी किया जाए। हम्म। तो फिर अभी आपकी जो स्टडी है वो तो ऑब्वियस है कि वो अभी उस पे पॉज लग गया है। जी, पॉज तो लग गया है। अब कुछ चीजें हैं जो इंसान बदल नहीं सकता है, और हम दुआ गो है कि ये सब चीजें ठीक हो और हम वापस जाए। अब ये भी है कि अगर एज वन टाइम एक्सेप्शन हमें जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल माइग्रेशन की इजाज़त दे, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा इस कंट्री को दोबारा ऑप्ट करेगा। शायद हम दूसरी कंट्री जाएंगे, अपनी स्टडीज़ फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि ये है कि ऐसे जो है, पिछली बार भी जो आपको जून में पता है वॉर हो गया था, जब जो है भारतीय सरकार ने हमें इवैक्यूएट किया था। तो हर 4 महीने 5 महीने बाद घर वालों को परेशानी होती है, सरकार को परेशानी होती है, हमें परेशानी होती है। तो इससे बेहतर ये है कि इसका एक वन टाइम सोल्यूशन ये है कि बच्चों को एज वन टाइम एक्सेप्शन जो है माइग्रेशन अलाउ की जाए, वो दूसरी कंट्री में अपनी जो है पढ़ाई कंटिन्यू। क्या आपने कोई इसकी रिप्रेजेंटेशन कोई इंडियन काउंसलेट, एम्बेसी या अपनी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट, जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, वहाँ तक पहुँचाई है ये अपील कि अब हम वहाँ पर ईरान में पढ़ाई नहीं करना चाहते, हम किसी और विदेश में जाना चाहते हैं? अभी तक तो नहीं पहुंचाई, क्योंकि अभी जो है प्रायोरिटी ये है कि जो वहाँ हमारे शहरी जो फंसे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी रिलीजियस काम के लिए गए हैं, जितने भी हमारी शहरी वहाँ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन है, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि वो सब ठीक से घर लौटे। तो उसके बाद जब वो घर लौटेंगे तो शायद उसके बाद हम ये मामला जो है एक रिप्रेजेंटेशन, एक मेमोरेंडम जो है कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज हैं उन तक ले जाए। तो अगर आप जैसे बोल रहे हो कि स्टडी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो आप किसी और विदेश में जाना चाहते हो, कौन सी कंट्री अब आप देख रहे हो? क्योंकि पहले यूक्रेन में ज़्यादा जाते थे, फिर यूक्रेन में और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, युद्ध स्टार्ट हुआ, तो अब ईरान में ऐसा हो रहा है। अब कौन सी कंट्री देख रहे हो आप? मुझे लगता है कि बहुत सारी कंट्रीज है जो ये इन चीज़ों से बहुत बहुत हद तक दूर है। तजाकिस्तान कंट्री है, कजाकिस्तान कंट्री है, किर्गिस्तान कंट्री है, जॉर्जिया कंट्री है। तो मुझे लगता है ये 2-4 कंट्रीज है। अगर जो अभी जाना भी चाहे और जो भाई बहन मुझे देखेंगे भी, तो मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी। तो आप अगर आपको जाना ही है, फॉरेन में जाना है, तो आप बेहतर ये है कि आप वही ऑप्ट करें, उन कंट्रीज में से ऑप्ट करें जहाँ ये चीज़ें ना हो, जहाँ जो ग्लोबल टेंशन्स है ये ना हो, और आप अपनी जो है पढ़ाई स्मूथली कैरी आउट कर सकते हम्म। जो आपके जूनियर हैं या फिर जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो वो आपसे एडवाइस भी ज़रूर ले रहे होंगे कि अब कौन सी कंट्री में अप्लाई करें, क्योंकि वेस्ट एशिया में तो गड़बड़ी ज़्यादा हो गई है। जी, वही मैंने बोला कि अगर किसी को अब जाना भी है, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, ईरान अगर ये चीज़ें ना हो इज़ द बेस्ट कंट्री टू डू इट, बिकॉज वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बहुत सख्त है। सख्त इस हिसाब से है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वहाँ बड़ी मुश्किल है कि आपको यू विल बी एबल टू प्रोग्रेस, या आप आगे बढ़ोगे। तो वहाँ बहुत मुश्किल है एमबीबीएस। रादर आई विल से एमबीबीएस एज ए डिग्री इज टू टफ। लेकिन ये है कि अब एक ही फैक्टर नहीं है इसका। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि स्टेबिलिटी है या नहीं है, वो नहीं है अभी तो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने 2 वॉर्स देखे। तो इससे बेहतर ये है कि जो बच्चे हैं
they should move to some other country. The countries which are smooth, which don't have these problems of global tensions, wars and all. तो ताकि वो अपनी डिग्री जो है वक्त पे कंप्लीट करके और अपने करियर में आगे बढ़े। मतलब वहां पे छुट्टियां होती, इस टाइम पर छुट्टियां रहती? बिल्कुल बिल्कुल, नवरोज की छुट्टियां होती और चल रही होती 4 अप्रैल तक। तो अगर उससे पहले सब हालात ठीक हो गए और मैं वापस गया तो एकेडमिकली कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन ये सच में जब आप एक इंटरनेशनल एक फॉरेन कंट्री में जाते हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करते हो, तो इट डजंट लुक गुड कि आप हर 4 महीने 5 महीने बाद घर आओ। तो वो एक फाइनेंशियल बर्डन है, लाइक इस टिकट विकेट का पैसा, अब यहाँ से वापस जाना है, घर वालों को परेशानी। तो नॉर्मली ये होता है कि हम जून में घर आते हैं। मैं वहां होता, आज हम किसी और प्रोविंस में गए होते थोड़ा और एक्सप्लोर करने जहां हम नहीं गए थे। तो उसके बाद हम जून में अपना जो है सेमेस्टर खत्म करके घर आ जाते, क्योंकि जून में जो है वहाँ 2-2.5 महीने की छुट्टी होती है, तो उसी टाइम घर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये सब मामला जो है दरपेश आए और हमें आज घर आना पड़ा। एकेडमिकली कोई ऐसा बिग लॉस तो नहीं हुआ, हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप घर आओगे तो आपकी एक जो रिदम बनी होती है वो कट जाती है। तो या आप एक इंस्टीट्यूशन से दूर होके फिर वो सब चीजें नहीं कर पाते हो अपने एकेडमिक के रिलेटेड। लेकिन फाइनेंशियली तो बर्डन आता है ऑब्वियसली। अगर आप आने जाने का कम खर्चा ही मानेंगे तो फिर भी 50-60 हजार रुपए तो आते हैं। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं आपके अब? मेरे पेरेंट्स एक हिसाब से इसलिए भी थोड़ी खुश है कि मैं उनके दरमियान हूँ, क्योंकि ये डिसीजन मेरा था कि मुझे घर आना है। उन्होंने बोला था कि अगर आपको लगता है ज्यादा है तो आ जाओ, अगर आपको लगता है कि सब चीजें ठीक होगी तो नहीं आ जाओ। मैंने बोला था मुझे नहीं लग रहा है कि सब चीजें ठीक होंगी, और मैं आ गया था। वो एक इसलिए भी है कि मैं उनके दरमियान हूँ, और अगर मैं वहां होता तो उनको यहाँ परेशानी होती। लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूँ, उनकी उस स्माइल के पीछे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये बच्चा हमने भेजा था, ये वहां होना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था, तो अभी हमारे साथ फिर 7-5-6 महीने बाद। तो जब आप वहां से वापस आए तो इंडियन एम्बेसी का जो उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किए, किस तरीके का सहयोग रहा? क्या स्मूथली सब कुछ रहा ईरान से भारत आने तक? मुझे लगता है ये इंटरव्यू इस सवाल के बगैर शायद इनकम्प्लीट रहता। ये बहुत जब भी आप एक विदेश में रहते हो तो विदेश में आपका जो केयर टेकर होता है वो कहीं ना कहीं एम्बेसी होती है। और मैं आपको ये बोलूं कि जो पहले ही जून में हो गया था, तो इंडियन एम्बेसी जो है तेहरान में, उन्होंने जून में ही दिखाया था कि हम अपने सिटीजन्स की कितनी केयर करते हैं, क्योंकि सब एक सिटीजन को वापस लाया गया और एक सिटीजन पे भी कोई खरोच नहीं आई थी। सब लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी से वापस पहुंचे। तो अभी की बात अगर मैं आपको करूं, जो ही ये टेंशन शुरू हो गए तो जो एम्बेसी जो है अपनी काम पे लगी, एक्टिव होने लगी, हर यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करने लगी। और इवन जो मैंने आपको बोला कि तेहरान में एम्बेसी है, हम किरमान में रहते हैं, किरमान और तेहरान में ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो उन्होंने हमें ये भी ऑफर किया कि अगर वहाँ बच्चे या बच्चियां ज्यादा डर रही हैं तो हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजेंगे जो आपके साथ बात करेगा। तो मुझे ये नहीं लगता है कि हमेशा जो है पैसे की एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है एम्बेसी की तरफ से, दिस इवैक्यूएशन एंड ऑल। लेकिन जो उन्होंने मॉरल सपोर्ट दिया, एक केयर टेकर की हैसियत से जो एक मॉरल सपोर्ट हमें मिला वहां से एम्बेसी की तरफ से, उन्होंने हर दम दिन में 3 बार 4 बार अपडेट लेना, हर बच्चे का अपडेट लेना, सब ठीक है, सब खा पी रहे हैं। तो मुझे लगता है एक एग्जैजुरेशन नहीं होगी अगर मैं ये बोलूंगा कि हमने एम्बेसी को एज सेकंड मदर देखा इस बार, जैसे उनने काम किया, उनने केयर किया। तो इट हैज बीन फिनोमिनल, क्योंकि जब हम भी आए तो हमारी टिकट वगैरह जो है अपनी पैसों से हुई थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हम वया दुबई आए थे, तो उनको लगा कि शायद दुबई में कोई प्रॉब्लम होगी, ट्रांजिट वीजा ढूंढेंगे वगैरह वगैरह। तो उन्होंने, जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंचे तब तक बिल्कुल वो
जो है हमारे कांटेक्ट में रहे कि सब बच्चे पहुंचे, अच्छे से पहुंचे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दुबई में जब हम लैंड हुए तो इस बार एम्बेसी दे शोन देयर प्रवेस, और इस बार आई में से कि उन्होंने आउट ऑफ देयर वेज जाके काम की, बहुत 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 ज़्यादा। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਜ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ तमाम ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਨਾਲ।